बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 6 चैप्टर प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, जिसको हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, इसका पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल संप्राप्ति वक्र, यदि कुल संप्राप्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरती हुई धनात्मक प्रवणता वाली सरल रेखा हो तो मांग वक्र का आकार क्या होगा, और ए समस्तरीय रेखा हो तो मांग वक्र का आकार क्या होगा। तो इसका उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है। कुल संप्राप्ति वक्र ए मूल बिंदु से होकर गुजरती हुई धनात्मक प्रवणता वाली सरल रेखा तब होगी जब मांग वक्र का आकार कैसा होगा, एक्स अक्ष के समानांतर होगा। यदि मांग वक्र कैसा है, एक्स अक्ष के समानांतर हो, तब जो कुल संप्राप्ति वक्र है वो कैसा होगा, इस तरीके से हमने पढ़ा था ना, टी आर तो इस प्रकार से होगा, तब ये ए आर होगा, जिसको हम पीबी कहते हैं। ये इस तरह से मांग वक्र होगा। ठीक है। दूसरा है कुल संप्राप्ति वक्र ए समस्तरीय रेखा होगी। कुल जो संप्राप्ति वक्र है वो इस तरीके से समस्तरीय रेखा होगी, टी आर। ठीक है। यदि मांग वक्र का आकार कैसा होगा, ऋणात्मक ढाल वाला होगा। यदि मांग वक्र कैसा है, ऋणात्मक ढाल वाला है, तभी कुल संप्राप्ति वक्र कैसा हो, एक समस्तरीय रेखा होगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी से कुल संप्राप्ति मांग वक्र और मांग की कीमत लोच की गणना करनी है। यदि आपने लेसन को ढंग से पढ़ा है तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। किस प्रकार से हम कुल संप्राप्ति सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें मात्रा दे रखी है और सीमांत संप्राप्ति दे रखी है। एमआर दे रखी है तो हम टीआर को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कुल संप्राप्ति हमें ज्ञात हो जाती है, मांग वक्र हमें देखना है, मतलब पी हमें ज्ञात करनी है, कीमत हमें ज्ञात करनी है जो कि ए आर के बराबर होती है। उसके आधार पर हम मांग की कीमत लोच भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसका सूत्र हमने सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ देखते हैं मात्रा हमें दी हुई है 1 से लेकर 9 तक, सीमांत संप्राप्ति हमें दी हुई है। अब हम टी आर ज्ञात करेंगे तो हम एम आर है उनको टोटल करते चले जाएंगे, क्योंकि टी आर में होने वाला परिवर्तन ही एम आर होता है। तो 10 का 10, 10 में 6 टोटल किया 16, 16 में 2 किया 18, 18 में 2 20, 20 में 2 22, 22 में 0 22, 0 22, 0 22 और 22 में से 5 को माइनस किया 17। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर टी आर प्राप्त हो गया। टी आर से हम ए आर अर्थात कीमत, जिसे हम कीमत भी कह सकते हैं, दोनों बराबर होंगी ए आर और पी, वो ज्ञात कर सकते हैं टी आर से। टी आर में हम क्या कर देंगे, क्यू का डिवाइड कर देंगे, अर्थात इस मात्रा का हम डिवाइड कर देंगे टी आर में क्यू का डिवाइड। ये हमारा है टी आर कुल संप्राप्ति। तो टी आर में क्यू का डिवाइड करेंगे, 10 में 1 का किया 10, 16 में 2 का किया 8, 18 में 3 का किया 6, 20 में 4 का किया 5, 22 में 5 का किया 4.4, 22 में 6 का डिवाइड किया 3.7, 22 में 7 का डिवाइड किया 3.1, 22 में 8 का डिवाइड किया 2.8 और 17 में 9 का डिवाइड किया 1.9। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ए आर ज्ञात हो गया, और ए आर है वही यहाँ पर क्या है, कीमत। अब हमें पी ज्ञात हो गई, क्यों ज्ञात हो गई, तो हम इस तरीके से मांग की कीमत लोच भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसका सूत्र आपके सामने ये है, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी, पी बटे में क्यू। और इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को देखेंगे, तो फर्स्ट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ना तो कोई डेल्टा क्यू है ना कोई डेल्टा पी है, तो इसको हम डैश करके छोड़ देंगे। सेकंड में हम देखेंगे तो कीमत मात्रा 2 है, हम इसके जो डेटाज हैं वो सारे उठा लेंगे मात्रा के और कीमत के। तो मात्रा है 2, कीमत है 8, तो डेल्टा क्यू में हम परिवर्तन देखेंगे कितना हुआ है, 1 से 2 1 का परिवर्तन हुआ है, 10 से 8 डेल्टा पी 2 का परिवर्तन हुआ है। प्रारंभिक जो कीमत है वो 8 है, प्रारंभिक जो मात्रा है वो कितनी है, 2। प्रारंभिक कीमत 8 है, मात्रा कितनी है, 2। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हमारी मांग की कीमत लोच आ जाएगी। इस प्रकार से हम अगले को भी करेंगे, डेल्टा क्यू अर्थात हम देखेंगे 2 से 3 1 का परिवर्तन हुआ है, 8 से 6 डेल्टा पी अर्थात 2 का परिवर्तन हुआ है। प्रारंभिक जो मात्रा है वो कितनी है, कीमत है वो 6 है, प्रारंभिक जो मात्रा है वो कितनी है, 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एक मांग की कीमत लोच आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम सारी मांग की कीमत लोच निकाल लेंगे। ठीक है, डेल्टा क्यू अर्थात मात्रा में परिवर्तन देखना है कितना हुआ है, डेल्टा पी अर्थात कीमत में परिवर्तन देखना है, पी अर्थात प्रारंभिक कीमत देखनी है, क्यू अर्थात प्रारंभिक मात्रा देखनी है। और इस प्रकार से हम सारी 9 के 9 जो कॉलम है उनकी मांग की कीमत लोच ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जब मांग वक्र लोचदार हो तो सीमांत संप्राप्ति का मूल्य क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि एम आर वक्र हमने बनाया था ना, इस तरीके से। तो हमने पढ़ा था कि जब ये यहाँ पर क्या होती है, जो मांग की लोच कैसी होती है, लोचदार अर्थात इकाई से अधिक। तो एम आर कैसा होता है, धनात्मक होता है, तभी मांग की लोच कैसी होती है, लोचदार। तो इस प्रकार से आंसर लिखना है, मांग वक्र लोचदार उस समय कहा जाता है जब कीमत की लोच इकाई से क्या होती है, अधिक होती है। जब कीमत लोच इकाई से अधिक होती है उस समय सीमांत संप्राप्ति का मूल्य क्या होता है, धनात्मक होता है। लोचदार अर्थात इकाई से अधिक, सीमांत संप्राप्ति जब धनात्मक होती है तब मांग की लोच इकाई से अधिक अर्थात लोचदार होती है। तो इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिखने आना है। आप चाहो तो ये डायग्राम भी बना सकते हो।
अगला प्रश्न देखते हैं कि एक एकाधिकारी फर्म की कुल स्थिर लागत आपको 100 रुपए दे रखी है, लागत यहाँ पर 100 दे रखी है और मांग सारणी मतलब मात्रा दे रखी है और कीमत दे रखी है। तो आपको ज्ञात करनी है संतुलन मात्रा, कीमत और कुल लाभ हमें प्राप्त करना है। दीर्घकाल में संतुलन क्या होगा, दीर्घकाल की बात की है, जब कुल लागत 1000 रुपए हो जाती है। अल्पकाल और दीर्घकाल में संतुलन का वर्णन करें। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मात्रा हमें दे रखी है और इसके बाद हमें यहाँ पर दे रखा है कीमत। ठीक है, कीमत हमें इस तरीके से दे रखी है। तो हम पहले ज्ञात करेंगे टीआर। टीआर ज्ञात करने के लिए हम P इंटू क्यू कर देंगे। ये हमारी है Q, ये हमारी है P, जो कि हमें प्रश्न में दे रखी है। 100 में से 1 का मल्टीप्लाई किया, 100, 90 को 2 से किया, 180, 80 को 3 से किया, 240, 70 को 4 से किया, 280, 60 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 300। इस प्रकार से इन दोनों को मल्टीप्लाई ज्ञात करके हम टीआर ज्ञात कर लेंगे। टीआर के बाद हमें टीसी, जो कि हमें दे रखी है 100, कुल स्थिर लागत हमें दे रखी है ना, 100 स्थिर लागत ही दे रखी है हमें, तो हमें यहाँ 100 दे रखी है। अब हम लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, टीआर में से टीसी को माइनस कर देंगे, तो हमें लाभ ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, 100 में से 100 गए जीरो, 180 में से 100 गए 80, 240 में से 100 गए 140, 280 में से 100 गए 180। इस प्रकार से हम यहाँ पर लाभ ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद उपयुक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि एकाधिकारी फर्म का संतुलन 6 इकाइयों पर होगा। अब हम ये देखेंगे एकाधिकारी अपना संतुलन कहाँ स्थापित करेगी, तो वो स्थापित करेगी 6 इकाइयों पर, क्योंकि यहाँ पर उसका लाभ अधिकतम हो रहा होगा। यहाँ पर लाभ क्या है, इसका अधिकतम है, इसीलिए फर्म अपना संतुलन यहाँ स्थापित करेगी। 200 के बाद तो 180, लाभ कम हो गया, तो यहाँ पर लाभ अधिकतम है, इसीलिए फर्म 6 इकाइयों पर अपना संतुलन स्थापित करेगी, 6 मात्रा का उत्पादन करेगी, 50 उसकी यहाँ पर कीमत होगी। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है, फर्म का लाभ यहाँ 200 रुपये अधिकतम होगा, इस स्तर पर फर्म की संतुलन कीमत कितनी होगी, 50 रुपये। इसका कारण है कि 6वीं इकाई पर फर्म की सीमांत संप्राप्ति भी क्या हो जाती है, शून्य। यहाँ पर सीमांत संप्राप्ति शून्य है, क्योंकि कुल संप्राप्ति क्या है, अधिकतम है। यहाँ पर फर्म का लाभ अधिकतम होगा। दीर्घकाल में भी एकाधिकार की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एकाधिकार की स्थिति हमें दीर्घकाल में देखें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाजार में नई फर्म के प्रवेश पर क्या होता है, प्रतिबंध। एकाधिकार की बात करें तो बाजार में जो प्रवेश पर क्या होगा, और फर्मों का प्रतिबंध होगा। अतः दीर्घकाल में भी एक ही फर्म होगी जो दीर्घकाल में ही लाभ प्राप्त करेगी। दीर्घकाल में भी यही लाभ होगा जो कि अल्पकाल में होगा। यदि कुल लागत 1000 हो, यदि हमने बताया था कि कुल लागत क्वेश्चन में पूछा था 1000 हो, तो क्या होगा, अल्पकाल तथा दीर्घकाल में फर्म को उत्पादन की किसी भी मात्रा पर लाभ नहीं होगा, क्योंकि लागत अधिक है, किससे, आगम से। ठीक है, क्योंकि किसी भी स्तर पर कुल संप्राप्ति 1000 के बराबर नहीं है, इससे अधिक नहीं है। आ रहा है बच्चे समझ में, 1000 से कम ही है कुल संप्राप्ति, इसीलिए फर्म को ना तो दीर्घकाल में और अल्पकाल में दोनों में ही क्या होगा, लाभ नहीं होगा। अतः कुल लागत 1000 रुपए होने पर एकाधिकारी फर्म क्या कर देगी, उत्पादन को बंद कर देगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि अभ्यास प्रश्न 3 का एकाधिकारी फर्म सार्वजनिक क्षेत्र का फर्म है, कोई एकाधिकारी फर्म है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का है, सरकार इसके प्रबंधक के लिए दी हुई सरकारी स्थिर कीमत अर्थात वह कीमत स्वीकार करता है और इसलिए पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के फर्म जैसा व्यवहार करता है, अर्थात जो कीमत है वो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई है, सरकार के द्वारा कंट्रोल कर दी गई है। अब वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तरह काम कर रहा है, क्योंकि कीमतें उसे सरकार के द्वारा दी हुई है, स्थिर कीमतें हैं। स्वीकार करने के लिए नियम बनाएगी। सरकार यह निर्धारित करेगी कि ऐसी कीमत निर्धारित हो जिससे बाजार में मांग और पूर्ति समान हो। सरकार ने यहाँ पर एकाधिकार पे नियंत्रित कर लिया है, मांग और पूर्ति के समान स्तर पर सरकार ने क्या कर दी है, कीमत निर्धारित कर दी है, जो कि एकाधिकारी के द्वारा क्या की जा रही है, उसी को पालना की जा रही है। उस स्थिति में संतुलन, कीमत, मात्रा और लाभ क्या होंगे, अब आपको यहाँ पर देखने होगा। कैसे लिखेंगे इसका आंसर, यदि एकाधिकारी फर्म सार्वजनिक क्षेत्र में है, ठीक है, सरकार वहां पर कीमत निर्धारित करे जहां बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर हो, क्योंकि हम ये जानते हैं जो यदि सार्वजनिक क्षेत्र में होती है सरकार के द्वारा एकाधिकारी, तो सरकार कीमत पर नियंत्रण रखता है, सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। तो संतुलन कीमत बाजार कीमत के समान होगी, जो बाजार कीमत है उसके कीमत के समान, मांग और पूर्ति जहां बराबर होंगे, जहां कीमतों का निर्धारण होता है वो बाजार कीमत होती है, उसी के आधार पर संतुलन कीमत निर्धारित होगी। इस कीमत पर बाजार में विक्रय की जाने वाली मात्रा क्या होगी, संतुलन। जो कीमत निर्धारित होगी बाजार कीमत, उस पर जो मात्रा निर्धारित होगी वो संतुलन मात्रा होगी। इस स्थिति में फर्म सामान्य लाभ की प्राप्त करेगी। तो ऐसे में फर्म को कोई असामान्य लाभ नहीं प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, सामान्य लाभ, जैसा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार के द्वारा कीमतों का निर्धारण बाजार कीमत पर कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख के आना है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस स्थिति में सीमांत संप्राप्ति वक्र के आकार पर टिप्पणी कीजिए जिसमें कुल संप्राप्ति वक्र, अब हमें बनाना है कुल संप्राप्ति वक्र, धनात्मक प्रवणता वाली सरल रेखा हो, समस्तरीय सरल रेखा हो। हमें सीमांत संप्राप्ति वक्र के आकार की बात करनी है। कुल संप्राप्ति वक्र हमें धनात्मक प्रवणता वाली सरल रेखा दे रखी है या समस्तरीय सरल रेखा दे रखी है। तो क्या आएगा, यदि कुल संप्राप्ति वक्र धनात्मक प्रवणता वाली सरल रेखा है, यदि कुल
संप्राप्ति वक्र आपको दे रखा है धनात्मक जो है प्रवणता वाली सरल रेखा हो तो सीमांत संप्राप्ति वक्र ऋणात्मक ढाल वाला अथवा नीचे की ओर ढाल वाला रेखा होगा। इस अवस्था में सीमांत संप्राप्ति वक्र धनात्मक होती है किंतु गिरती हुई होती है। हमने बताया कि इस तरीके से बढ़ती हुई होती है जो TR है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो MR है वो इस तरीके से घटती होती है, लेकिन कैसी होगी, धनात्मक होगी। यही हमने पढ़ा था, क्योंकि ये बढ़ती हुई होती है तो ये कैसी होती है, घटती होती है, ऋणात्मक होती है, लेकिन कैसी होती है, धनात्मक होती है। जब कुल संप्राप्ति वक्र समस्तरीय सरल रेखा होती है तो सीमांत संप्राप्ति वक्र शून्य होगा। हमने कुल संप्राप्ति वक्र के इस बात की बात कर ली। अब हमने बताया कि वो समस्तरीय रेखा मतलब अधिकतम हो गई, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो ये क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। MR क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ये TR है। तो जब कुल संप्राप्ति वक्र समस्तरीय सरल रेखा अर्थात अधिकतम होती है, सीमांत संप्राप्ति वक्र क्या होती है, शून्य, अर्थात यहाँ पर सीमांत संप्राप्ति शून्य होती है, कुल संप्राप्ति कैसी होती है, अधिकतम होती है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखकर आना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे सारणी में वस्तु की बाजार मांग वक्र, वस्तु उत्पादक एकाधिकारी फर्म के लिए कुल लागत दी हुई है, इनका उपयोग करके निम्नलिखित की गणना करें। हमें यहाँ पर मात्रा दी हुई है, कीमत दी हुई है, ठीक है, और उसी मात्रा पे हमें कुल लागत भी दी हुई है। अर्थात हमें यहाँ P दे रखा है, Q दे रखा है और साथ में लागत भी दे रखी है। हमें गणना किसकी करनी है, सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत की। वह मात्रा जिस पर सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत क्या है, बराबर है। निर्गत की संतुलन मात्रा और वस्तु की संतुलन कीमत की चर्चा करनी है। संतुलन में कुल संप्राप्ति, कुल लागत और कुल लाभ, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर याद करनी है उन आंकड़ों के आधार पर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मात्रा हमें दे रखी है, कीमत हमें दे रखी है, कुल लागत हमें दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारी है Q, ये हमारी है P, तो हम यहाँ TR ज्ञात करते हैं। TR कैसे ज्ञात करेंगे, P इंटू Q, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 को 10 से किया, यहाँ पर कुल संप्राप्ति 0 हो गई, 60 को 1 से किया, यहाँ 52 को 0 से किया, 0, 44 को 1 से किया, 44, 37 को 2 से किया, 74, 31 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 93, 26 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 104, 22 को 5 से किया, 110, 19 को 6 से किया, 114, 16 को 7 से किया, 112, 13 को 8 से किया, 104। इस प्रकार से हमने यहाँ पर TR ज्ञात कर ली। TR में होने वाले परिवर्तन के द्वारा हम MR ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारी है MR, ये थी हमारी TR, ये हमारी है MR। हम ये देखते हैं 0 कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर कितने का, 44 का, 74 से 44, 30 का परिवर्तन, घटाते चले जाएंगे। 93 में से 74 घटाएंगे 19, 104 में से 93 घटाएंगे 11, इसके बाद 110 में से 104 घटाएंगे 6, 114 में से 110 4, 112 में से 14, यहाँ पर आएंगे -2 और 104 में से 112, इसके बाद आएंगे -8। तो इस प्रकार से हमने MR ज्ञात कर ली। हमें यहाँ कुल लागत अर्थात हमें यहाँ पर TC दे रखी है, तो इसी की तरह हम यहाँ पर क्या ज्ञात कर लेंगे, MC, ठीक है, वही कुल लागत में होने वाला परिवर्तन। 10 कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 10 से 60 अर्थात 50 का परिवर्तन हुआ, 60 से 90 अर्थात 40 का। मतलब हम क्या करते चले जाएंगे, जो कुल लागत में होने वाला परिवर्तन है उसके आधार पर हम ज्ञात करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें सीमांत लागत ज्ञात हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब हमें सीमांत MR है वो हमें ज्ञात हो गया, MC है वो हमें ज्ञात हो गया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे फर्म अपना संतुलन कहाँ स्थापित करेगी, जहाँ MR बराबर MC हो। तो हम यहाँ देखेंगे 4 और 4 ये दोनों क्या है, बराबर है। MR बराबर MC है तो यहाँ पर 6 तो मात्रा रहेगी और 19 क्या रहेगी, कीमत। तो यहाँ पर फर्म अपना संतुलन स्थापित करेगी। लाभ का स्तर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कुल संप्राप्ति है उसमें से कुल लागत को घटाते चले जाएंगे। जो TR है उसमें से TC को घटाते चले जाएंगे। तो हम देखते हैं 0 में से 10 गए, -10, 60 में से हमने यहाँ पर 44 घटाए तो बचे -16, 90 में से हमने 74 घटाए -16, 100 में से 93 घटाए -7, 102 में से 4 घटाए 2। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आपस में जो TR है उसमें से हम TC को घटाते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर लाभ का स्तर ज्ञात हो जाएगा। आ रहा है बच्चों समझ में। तो यहाँ लाभ का स्तर ज्ञात हो गया। तो फर्म यहाँ पर आप देख रहे हो अधिकतम लाभ अर्थात 5 यहाँ पर अधिकतम लाभ ज्ञात कर रही है, प्राप्त कर रही है, ठीक है। इसको आपको लिखना है कि उपयुक्त तालिका अनुसार 6 इकाइयों पर सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत बराबर है। हमने ये किया, 6 इकाइयां हैं, इस पे सीमांत संप्राप्ति MR बराबर क्या है, MC है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त तालिका के अनुसार निर्गत की संतुलन मात्रा 6 इकाई है जिस पर वस्तु की संतुलन कीमत कितनी है, 19। संतुलन कीमत हमें पूछ रहा है तो संतुलन कीमत कितनी हुई, 6 जो मात्रा है उस पर संतुलन कीमत कितनी है, 19 रुपए। तो इस प्रकार से आपको ये C का जो आंसर देना है। अगला आंसर है D, उसका है उपयुक्त तालिका के अनुसार संतुलन मात्रा कितनी है, 6 इकाई। संतुलन मात्रा 6 इकाई आई है। संतुलन मात्रा पर कुल संप्राप्ति कितनी है, 114। संतुलन मात्रा पर कुल लागत कितनी है, 109 रुपए। तो लाभ कितना हुआ, 114 में से 109 गए तो 5 रुपए। तो हम सारणी में देख रहे हैं 114। तो यहाँ पर कुल संप्राप्ति है TR, 109 है यहाँ पर TC, इन दोनों में से माइनस करते हैं तो 5 यहाँ पर क्या हो गए, लाभ प्राप्त होंगे।
आ रहा है बच्चों समझ में? इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निर्गत के उत्तम अल्पकाल में यदि घाटा है तो क्या अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म उत्पादन को जारी रखेगी? कैसे लिखेंगे इसका आंसर? जब तक अल्पकाल में एक फर्म की वस्तु की कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर या अधिक होती है तब तक तो फर्म उत्पादन जारी रखती है। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि फर्म को जब औसत परिवर्तनशील लागतों के बराबर कीमत मिलती है या उससे अधिक, तब तक तो फर्म अपना उत्पादन जारी रखती है। यदि वस्तु की कीमत औसत परिवर्तन लागत से कम हो जाती है, पी यदि एबीसी से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो एकाधिकारी फर्म क्या कर देती है, उत्पादन को बंद कर देती है। यही हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख कर आना है। अगला प्रश्न है कि एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में किसी फर्म की मांग वक्र की प्रवणता ऋणात्मक क्यों होती है? इसकी हमें व्याख्या करनी है। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में बाजार में विभिन्न फर्में विभेदात्मक उत्पाद बेचती है। इस बाजार में वस्तु की कीमत भी कुछ हद तक निर्गत मात्रा को प्रभावित करती है। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में देखेंगे कि जो फर्में हैं मोनोपोलिस्टिक में विभेदात्मक होती हैं, जो फर्मों के द्वारा क्या की जाती हैं, सजातीय वस्तुएं नहीं बेची जाती, बल्कि वो ब्रांड पैकिंग इनके आधार पर क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए उनकी कीमत भी निर्गत मात्रा को क्या करती है, प्रभावित करती है। एकाधिकारी बाजार में फर्म का ऋणात्मक मांग वक्र कीमत और मात्रा में क्या दिखाता है, ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। इस बाजार में कम कीमत पर लोग अधिक मात्रा क्रय करते हैं, ऊंची कीमत पर लोग कम मात्रा क्रय करते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, ऋणात्मक मांग वक्र होता है। अधिक कीमत होती है तो मात्रा क्या होती है, कम। यदि कीमत क्या हो जाती है, कम, तो मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। आ रहा है बच्चों समझ में? इस कारण मांग वक्र कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखकर आना है। अगला प्रश्न देखते हैं। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में दीर्घकाल के लिए किसी फर्म का संतुलन शून्य लाभ होने पर क्या कारण है? एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में दीर्घकाल की बात करेंगे। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में अल्पकाल में जब फर्मों का लाभ धनात्मक होता है तो उससे आकर्षित होकर बाजार में क्या होती है, नई फर्में प्रवेश करती हैं। दीर्घकाल में क्या होता है, शून्य लाभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि अल्पकाल में यदि अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है तो क्या होती है, बहुत सारी फर्में आकर्षित होंगी, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी, कीमत कम हो जाएगी और लाभ में भी क्या हो जाएगी, कमी होती चली जाएगी। तो जो असामान्य लाभ, अधिक लाभ प्राप्त हो रहा था, वो किस में बदल जाएगा, सामान्य लाभ अर्थात शून्य लाभ में। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि लाभ शून्य नहीं हो जाता। ठीक है, इस तरीके से आंसर लिखना है। अगला प्रश्न है, 3 विभिन्न विधियों की सूची बनाइए जिसमें अल्पाधिकारी फर्म व्यवहार कर सकती है। किस प्रकार से? हमने पढ़ा था कि अल्पाधिकारी क्या करेगी, या तो एक संगठन बना लेगी, साठगांठ करके कार्टेल बना लेगी और एकाधिकारी की तरह व्यापार करेगी, या आपस में कीमत कम करके एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती रहेगी। तो इस प्रकार 3 विधियां हैं यहाँ पर, 3 विभिन्न विधियां जिसमें अल्पाधिकारी फर्म व्यवहार कर सकती हैं। कौन कौन सी? पहली है, द्विअधिकारी फर्म आपस में साठगांठ करके निर्णय ले लेती है कि वे एक दूसरे से स्पर्धा नहीं करेंगे और एक साथ दोनों फर्मों के लाभ को अधिकतम स्तर तक ले जाने का प्रयत्न करेंगे। साठगांठ करके और कहेंगे दोनों ही अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरी विधि में द्विअधिकारी फर्मों में प्रत्येक फर्म निर्णय ले लेती है कि अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए वस्तु की कितनी मात्रा उत्पादन करेगी। वो निर्णय ले लेती हैं कि हमें कितनी मात्रा को उत्पादन करना है। यहाँ ये मान लिया जाता है कि उनकी वस्तु की मात्रा की पूर्ति को कोई अन्य फर्म प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार से वो क्या करती हैं, अपनी पूर्ति मात्रा को निर्धारित कर लेती है, उसके आधार पर उनकी कीमत निर्धारित हो जाती है। तीसरा क्या करते हैं, कुछ अर्थशास्त्रों का तर्क है कि अल्पाधिकार बाजार संरचना में वस्तु की अनम्य कीमत होती है। अनम्य का मतलब जो कीमत है उनको बदला, कीमत सुदृढ़ता पाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, अनम्य कीमत होती है, अर्थात मांग में परिवर्तन के स्वरूप बाजार कीमत में निर्बाध संचलन नहीं होता। मात्रा बदलती चल जाएगी लेकिन जो कीमत है उसमें संचलन नहीं होता है। इसका कारण है कि किसी भी फर्म द्वारा आरंभ की गई कीमत में परिवर्तन के प्रति एकाधिकारी फर्म प्रतिक्रिया प्रकट करती है, क्योंकि जो भी आरंभ की गई कीमत होती है दूसरी फर्म है उसके प्रति प्रतिक्रिया प्रकट करती है, इसलिए कीमत सुदृढ़ता यहाँ पर पाई जाती है, कीमत दृढ़ता की यहाँ पर स्थिति पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो तीनों विधियां हैं उसके हिसाब से अल्पाधिकारी व्यवहार करती है। आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखकर आना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि द्विअधिकारी का व्यवहार कुर्नोट के द्वारा वर्णित व्यवहार के जैसा हो तो बाजार मांग वक्र का समीकरण आपको दे रखा है, Q बराबर 20 - 4P। ठीक है, तो दोनों फर्मों की लागत कैसी है, शून्य, कोई लागत नहीं आ रही है। तो प्रत्येक फर्म के द्वारा संतुलन और संतुलन बाजार कीमत में उत्पादन की मात्रा आपको ज्ञात करनी है कि कीमत कितनी होगी, उत्पादन मात्रा कितनी होगी। तो हम इसको, एक कुर्नोट है अर्थशास्त्र, उसके द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? द्विअधिकार है, दो ही यहाँ पर क्या है, विक्रेता है। ठीक है, और यहाँ पर उनका मांग समीकरण जो है वो भी दे रखा है, यहाँ पर Q के रूप में दे रखा है। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें समीकरण दे रखा है Q बराबर 200 - 4P, ये दे रखा है। हम P को यहाँ पर क्या मान लेते हैं, एक बार को 0 मान लेते हैं, कीमत क्या मान लेते हैं, 0। तो समीकरण में P0 यदि हमने रख दिया तो 200 - 4 × 0, तो Q बराबर क्या आ गया, 200 आ गए। अर्थात मांगी गई जो मात्रा है वो कितनी हो गई है, यहाँ पर 200 हो गई है। यदि कल्पना करें कि फर्म B वस्तु की 0 इकाई की पूर्ति कर दी है,
फर्म ए ने ये मान लिया कि बी क्या कर रही है, फर्म की शून्य इकाई की पूर्ति कर रही है, तो फर्म ए मानती है कि अधिकतम मांग कितनी है, 200। कितनी मात्रा है, 200 की है, तो इसलिए वह उसकी आधी मात्रा, वो ये सोच रही है कि फर्म बी है वो कोई पूर्ति नहीं कर रही है, तो वो उसकी आधी मात्रा, क्योंकि 2 ही है तो वो सोची कि 200 है तो 200 में से आधी मैं क्या कर देती हूँ, पूर्ति कर लेती हूँ, तो उसकी आधी मात्रा अर्थात क्या करेगी, वो 100 इकाइयों की पूर्ति करने का निर्णय लेती है। ठीक है, यदि फर्म ए 100 इकाइयों की पूर्ति करती है तो फर्म ये मानती है कि जो अधिकतम जो मांग है वो 200 इकाइयों में से 100 इकाइयों की मांग बाजार में अब भी है। वो ये सोचती है कि 200 इकाइयां हैं, उसमें से 100 तो उसने कर ली पूर्ति, अब 100 की तो अभी भी है। ठीक है, तो वह इसकी आधी अर्थात 50 इकाइयों की पूर्ति करेगी, तो फिर बी कितने की करेगी, 50 की। आ रहा है बच्चों समझ में। अब फर्म ए ये मानती है कि 50 इकाइयों की पूर्ति फर्म बी कर रही है, तो अब भी बाजार में 150 इकाइयों 150 माइनस 50 की मांग बाजार में विद्यमान है, तो वो सोचेगी फर्म ए कि अभी भी क्या है, 150 में से क्या हुआ, 50 की कौन कर रही है, फर्म बी कर रही है, तो इसका मतलब अभी भी यहाँ मांग बाजार में विद्यमान है कितनी, 150 इकाइयों की। ठीक है, क्योंकि 100 की वो पहले कर रही थी और वो सोचने लगे बी ने 50 की शुरू कर दी, अब उसने 50 की कर दी, तो इसका मतलब 200 मांग थी, तो 200 में से हम 50 माइनस कर देते हैं तो कितना, 150 की मांग अभी भी क्या है, बाजार में है। ठीक है, अतः वह इसकी आधी मांग 150 की मांग है ना, तो वो 75 इकाइयों की पूर्ति करेगी। इस प्रकार दोनों फर्में एक दूसरे के प्रति संचलन जारी रहेगा और इससे संतुलन प्राप्त हो जाएगा। तो किस प्रकार से रहेगा, दोनों फर्म अंततः निम्नलिखित के बराबर निर्गत की पूर्ति करेगी। पहले 200/2 उसने की, तो उसने 200/4 की, इन दोनों को माइनस कर दिया, पूर्ति है ना, दोनों बाजार मांग है ना। इसके बाद प्लस 200/8, फिर उसने 200/16, इस प्रकार से चलता रहेगा। 200/32, 200 में से 64, ये दोनों जो है इस तरीके से ये दिखा रहे हैं एक बाजार मांग को, है ना। फिर 200/64 हो गया, फिर 200/128, तो इस प्रकार चलता रहेगा और फिर इसका आंसर आ जाएगा 200/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 200/3। बाजार में पूर्ति की कुल मात्रा दोनों फर्मों की पूर्ति की मात्रा की क्या होती है, योग के बराबर। जो कुल पूर्ति होती है वो क्या होती है, दोनों जो फर्म है उनकी पूर्ति के योग के बराबर होती है। तो 200/3 और 200/3, एक फर्म की यहाँ पर पूर्ति आ गई थी कितनी, 200/3। ठीक है, तो दोनों दो फर्म है यहाँ पर, तो 2 गुना 200/3 करेंगे तो 400/3 यहाँ पर क्या होगी, पूर्ति की मात्रा होगी। अब कीमत जो है पूर्ति की मात्रा पर निर्भर करती है। कीमत किस पर निर्भर करती है, पूर्ति की मात्रा पर। 400/3 है हमारा समीकरण, ये था Q बराबर 200 माइनस 4P। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4P यहाँ लिया, 200 माइनस Q हमने कर दिया। ठीक है, 4P बराबर 200, 400/3 हमने कर दिया, क्योंकि 400/3 यहाँ पर कुल Q हो गई है, तो 200/3 हो गया। अब इसको हम P के द्वारा सॉल्व करते हैं, 200/3 गुणा 1/4, तो 50/3 अर्थात 16.67 रुपए यहाँ पर क्या होगी, कीमत निर्धारित होगी। तो इस प्रकार से 400/3 तो क्या हो गई, पूर्ति मात्रा हो गई, और इसके बाद 16.67 क्या हो गई है, यहाँ पर कीमत निर्धारित हो गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अल्पाधिकार में कीमत और संतुलन मात्रा है वो निर्धारित होगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है, आय एनम में कीमत का क्या अभिप्राय है, अल्पाधिकार के व्यवहार में इस प्रकार का निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं। हमने बताया ना कि कीमत कैसी होती है अल्पाधिकार में, एनम में। कैसे बताना है आपको इसका आंसर, कुछ अर्थशास्त्रों का तर्क है कि अल्पाधिकार बाजार संरचना में वस्तु की एनम में कीमत होती है। कीमत दृढ़ता यहाँ पर पाई जाती है, अर्थात मांग में परिवर्तन के फलस्वरूप बाजार कीमत में निर्बाध संचलन नहीं होता। मात्रा में परिवर्तन हो जाए लेकिन कीमत में निर्बाध संचलन नहीं होता। इसका कारण क्या है कि किसी भी फर्म द्वारा प्रारंभ की गई कीमत में परिवर्तन के प्रति एकाधिकारी फर्म प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जो पहले ने जो जैसे हमने पिछले वाले जो प्रश्न है उसमें देखा कि यदि पहले ने 200 में से कितने की पूर्ति कर दी है, 100 की, तो दूसरे उसके प्रति प्रतिक्रिया करेगी, उसकी आधी की पूर्ति वो करेगी। यदि एक फर्म ये महसूस करती है कि कीमत में वृद्धि से अधिक लाभ का सृजन होगा, तो इसलिए वह अपनी निर्गत को बेचने के लिए कीमत में वृद्धि करेगी। यदि फर्म ने महसूस किया कि कीमत में अधिक वृद्धि करने से क्या होगा, लाभ होगा, अधिक लाभ मिलेगा, तो वह क्या करेगी, निर्गत को बेचने के लिए अपनी कीमत में क्या करेगी, वृद्धि करेगी। अन्य फर्म इसका अनुकरण नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि कीमत वृद्धि से बिक्री की मात्रा में क्या आती है, भारी गिरावट आएगी, जिससे फर्म की संप्राप्ति और लाभ में क्या आएगी, गिरावट आएगी। अतः किसी फर्म के लिए कीमत में वृद्धि करना विवेक संगत नहीं होगा। इसीलिए फर्म का कीमत बढ़ाना क्या होगा, सही नहीं होगा। इससे लाभ में गिरावट आएगी और जो मात्रा है उसमें भी गिरावट आएगी। दूसरी ओर फर्म यह आकलन कर सकती है कि वह अत्यधिक मात्रा में निर्गत को बेचकर अधिक संप्राप्ति और लाभ अर्जित करेगी, इसलिए वह अपनी वस्तु को कम कीमत पर बेचते हैं। यदि वो अधिक मात्रा बेचते हैं तो वो कम कीमत पर क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, अन्य फर्म इसी कार्य को एक खतरे के रूप में ग्रहण करेगी। दूसरी फर्म है वो उसको एक खतरे के रूप में देखेगी कम कीमत करना, और इसीलिए पहले फर्म का अनुकरण करेगी और अपनी कीमत को भी क्या कर देगी, कम कर देगी। तो पहले फर्म ने कीमत कम की है, अधिक मात्रा बढ़ाई है, तो वो भी अपनी कीमत को कम कर देगी। अतः कम कीमत के कारण कुल विक्रय मात्रा में वृद्धि, सभी फर्म भागीदार होंगे। आरंभ
में जो फर्म कीमत को कम करती है वह अपने विक्रय की मात्रा में अत्यल्प वृद्धि को ही प्राप्त कर पाती है। यदि वो कीमत को कम करती है तो वो बिक्री की मात्रा को जो बढ़ाने चाहती है वो भी अत्यल्प वृद्धि की मात्रा को ही बढ़ा पाती है। ठीक है बच्चों, प्रथम फर्म के द्वारा कीमत में अपेक्षाकृत अधिक कमी करने से विक्रय की मात्रा में अपेक्षाकृत अल्प वृद्धि होती है। जो प्रथम फर्म है उसमें कीमत में अपेक्षाकृत अधिक कमी की गई है तो विक्रय की मात्रा में अल्प वृद्धि हो रही है। आ रहा है बच्चों समझ में? इस प्रकार इस फर्म को बेलोचदार मांग वक्र का क्या होता है? अनुभव। बेलोचदार में यही होता है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन करने के फलस्वरूप मांग मात्रा में अत्यधिक कम प्रतिशत परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही हुआ है कि कीमत में अधिक परिवर्तन किया है तो जो मात्रा है उसमें क्या हो रहा है, उसके फलस्वरूप और भी कम परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार इस फर्म को बेलोचदार मांग वक्र का अनुभव होगा और कीमत को कम करने के निर्णय से इसे संप्राप्ति और लाभ की क्या होगी? न्यून प्राप्ति होगी। कीमत को कम करने से उसको आय भी कम प्राप्त होगी, लाभ भी कम प्राप्ति होगी। अतः किसी भी फर्म को प्रचलित कीमत जो कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा अधिक अनम्य होती है में परिवर्तन करना विवेकपूर्ण नहीं लगता है। इसीलिए यहाँ पर वो फर्म है उनको जो कीमत कैसी होती है? अनम्य पाई जाती है। कीमत में परिवर्तन करना उनको कहीं से भी विवेकपूर्ण नहीं लगता। अधिक कीमत कर देती है तब भी उनको लॉस होता है, कम होता है करती है तब भी उनको लॉस होता है। इसीलिए यहाँ पर कीमत दृढ़ता की स्थिति पाई जाती है अल्पाधिकार में। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इसी के साथ आपका ये छठा चैप्टर प्रतिस्पर्धा रहित बाजार यहाँ पर फिनिश होता है। यहाँ पर हमने पाठ्यपुस्तक के प्रश्न सॉल्व किए। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और अच्छे से याद भी करना है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तब मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।